नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। वरदान क्यों? क्योंकि ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी हिंदी की एग्ज़ाम है, बहुत जल्द नज़दीक में है, तो ऐसे में आपको अच्छी सी तैयारी में लगना है और इस पेपर को पूरा अंत तक देखना है। इसमें जितने भी प्रश्न मैं बताऊं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आज के इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करें। उससे पहले देखिए, आपका पूर्णांक है 70 नंबर का आएगा और आपको समय है वो 3 घंटा और 15 मिनट का दिया जाएगा। सामान्य निर्देश हैं आपके लिए, आप पढ़ लीजिए आराम से। अपन डायरेक्ट चलते हैं खंड अ की ओर। खंड अ के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका गद्यांश है, एक तो पठित गद्यांश आएगा, एक आएगा अपठित। अपठित का मतलब ऐसा गद्यांश जो कि आपके पाठ में से नहीं लिया गया है, पीछे जो आपके पासबुक है उसमें दे रखा है, वहाँ से दिया गया है, तो ऐसा ये गद्यांश आने वाला है। गद्यांश को आपको सबसे पहले 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है विद्यार्थियों। कितनी बार? 2 या फिर 3 बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो प्रश्न पूछते हैं उनके आंसर देने हैं। तो देखिए, कर्तव्य पालन सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता की एक ऐसी वस्तु है, तो इसमें आपका जो शीर्षक है वो सत्यता ही है। तो यहाँ पे देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसमें रहेगा सत्यता। ठीक है ना, सत्यता या फिर कर्तव्य पालन, सत्यता आप लिखिए। ठीक है। इसमें दूसरा प्रश्न है, संसार में मनुष्य को सफलता दिलाने वाली वस्तु क्या है? संसार में मनुष्य को सफलता दिलाने वाली वस्तु क्या है? तो वो है सफलता। वो क्या है? सफलता। ठीक है, सफलता दिलाने वाली वस्तु क्या है? तो इसमें देखिए, आप इनको अच्छे से आप पढ़ोगे तो इसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देना है। तीसरा है, झूठ की उत्पत्ति किन दुर्गुणों से होती है? और चौथा इसमें है कि लोग झूठ बोलने के लिए किस बहाने का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है, इसका उत्तर भी आप आराम से इसमें देखकर बता सकते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न आपके काव्यांश से संबंधित आएगा, जिसमें आपका हार कर क्यों शीश अपना मैं झुका दूं, मैं सफलता का अटल विश्वास हूँ, पास क्षण भर रुक न पाएगी निराशा, मैं धरती पर किसी का दास हूँ, झूठ आकर द्वार मेरे क्या करेगा, सत्य का आह्वान जिंदा है अभी। ये वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आगे जो प्रश्न दे रखे हैं इनके आंसर आपको देने हैं। तो खंड अ के अंतर्गत आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आने वाले हैं, जो कि पासबुक में पीछे दे रखे हैं। पाठ में से नहीं आएगा, अपठित आएगा। ठीक है। फिर खंड ब आता है, इसके अंतर्गत आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 300 शब्दों का मतलब है कम से कम आपको 2 पेज भरने हैं निबंध में। कितने? कम से कम 2 पेज। तो शिक्षा में खेल कूद का महत्व, इसमें सबसे पहला पॉइंट बनाना है प्रस्तावना। खेल कूद क्या होती है, कितने इससे क्या क्या लाभ होते हैं, 2-3 लाइनें बना के 4-5 लाइनें आपको लिख देनी है। दूसरा पॉइंट, खेल कूद का महत्व बनाना है। तीसरा, स्वास्थ्य और खेल। चौथा, शिक्षा और खेलकूद। पांचवा, अन्य लाभ। और लास्ट में लिखना है उपसंहार। यानी इन पॉइंटों को बनाते हुए आपको लिखना है। और जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, जो अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, वे इन सभी को अच्छे से लिखेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा आपके लिए निबंध रहेगा, संचार माध्यम और इनके बढ़ते प्रभाव। इसको भी आपको अच्छे से लिखना है, याद कर लेना है अगर ये नहीं आता है तो। तीसरा रहेगा, रोजगार के घटते साधन, बढ़ती बेरोजगारी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से आपके 3 आपके निबंध आने वाले हैं। और चौथा रहेगा, जल है तो जीवन है। यानी 4 आएंगे, 4 में से 1 लिखना है जो आपको आता है वो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
चेतक सर्किल उदयपुर का विद्यार्थी विक्रम मानते हुए प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको जो एप्लीकेशन है वो शुल्क मुक्ति के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद कर लेना आप सभी। इसके साथ ही दूसरा जो अथवा में ऑप्शन रहेगा आपके सामने, आप बाल भारतीय शिक्षा विद्यापीठ सरदारपुरा के छात्र रविंद्र सिंह हैं और विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी का उल्लेख करते हुए उनकी पूर्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से 2 प्रार्थना पत्र रहेंगे, दोनों में से आपको एक लिखना है। एक आप शुल्क मुक्ति, एक टीसी के लिए भी आप याद कर लेना, ठीक है ना। टीसी के ऊपर भी आपका प्रार्थना पत्र आ सकता है। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न है, हिंदी की पुस्तक की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 40 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन है वो आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन मिलेगा इसमें, अपने विद्यालय की संख्या, पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करने हेतु 40 से 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद में आपका खंड आएगा, खंड स। इसके अंतर्गत आपके गद्यांश आएगा, वो आपके किताब में से आएगा। मैंने 2 बोला था, 2 गद्यांश आएंगे, एक आएगा अपठित और एक आएगा पठित। तो अब जो गद्यांश आ रहा है वो आपके किताब में से आ रहा है। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग का मतलब है जो गद्यांश दे रखा है, यहाँ पर 8-10 लाइनें आपके लिए दे रखी है, इनका प्रसंग यानी कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसमें क्या बताया गया है, वो प्रसंग में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको बनाना है व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत इन जो लाइनें हैं इनका विस्तार से लिखते हुए कम से कम आपको 1 पेज भर देना है। 1 पेज भरोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और ये आएगा आपके 4 नंबर का। देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 + 3, मतलब जो आपके प्रसंग लिखोगे किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, पहला पॉइंट आपको प्रसंग बनाना है, उसका 1 नंबर मिलेगा। और दूसरा है व्याख्या, यानी बड़ा सा बना के लिखना है, इनके बारे में क्या बताया गया है इन लाइनों में, उनको समझाते हुए आपको लिखना है और ये आपके आएगा 3 नंबर का। टोटल ये प्रश्न आपके 4 नंबर का आने वाला है। इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है विद्यार्थियों। पेपर का पैटर्न आपको पकड़ना है और उस हिसाब से तैयारी करनी है, पूरे में से पूरे नंबर लाने। अथवा में रहेगा, देखिए 2 आपके गद्यांश आएंगे, दोनों में से जो आपके लिए याद है आपको वो आप लिख सकते हैं। उसी तरह से पद्यांश की भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। हमारे हरि हारिल की लकारी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जो ये आपका है ये इम्पोर्टेंट रहेगा पद्यांश। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न खंड द के अंतर्गत आएगा, जिसमें 8 से 23 प्रत्येक प्रश्न के अंक सामान्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के अंक है वो समान है, 1-1 नंबर का आपके आने वाला है। अब से देखिए प्रश्न 8 से लेकर 23 तक, ठीक है। तो इसमें 8वां देखिए, पुस्तक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। पुस्तक किसका है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। इसका आंसर आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, कोई, यह, कुछ। तो कौन रहेगा, ठीक है, कौन है वो क्या है, प्रश्नवाचक है। फिर उसके बाद में अगला है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगरतला, गंगटोक, गुवाहाटी, महाबलेश्वर। कौन से पाठ का है विद्यार्थियों, मैंने अभी तक आपके वो पाठ पढ़े नहीं हैं तो इसलिए मुझे पता नहीं है। फिर उसके बाद में 11वां है कि मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक कौन है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान रहेगी। अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, अति उपसर्ग है, ठीक है। अत्यधिक में कौन सा है, अति, तो इसमें आपको अति लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है कि जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वह दीर्घ संधि होती है। वो कौन सी होती है, दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ। अगला है, प्रतिदिन और यथाशक्ति शब्दों में समास कौन सा है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्न है, इनके उत्तर देने आपको। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा आपको लिखनी है, एक होती है अकर्मक, एक होती है सकर्मक, तो दोनों को याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखें फेर लेना मतलब वहाँ से चले जाना या फिर दूर हो जाना, मुहावरे का अर्थ। फिर उसके बाद में संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा।
फिर उसके बाद में गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, वो आपको लिखना है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, वो आपको लिखना है। उत्साह क्यों रखा गया है इसका शीर्षक। फिर उसके बाद में अगला है कि संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, आलसी व्यक्तियों की ओर। फिर उसके बाद में अगला है कि आप लखनवी अंदाज निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में आगे निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 24 से 40 तक, प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द है। 24वां है, माता का आंचल पाठ की आधुनिक समय में प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद 25वां प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 27वां प्रश्न है, उज्ज्वला गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, वो आपको लिखना है। 28वां, तुलसीदास या मनु भंडारी का जीवन और कृतज्ञ परिचय आपको संक्षिप्त में लिखना है। 29वां प्रश्न है, संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 30वां प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है, वो आपको बताना है। और फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 31 से लेकर 34, प्रत्येक प्रश्न है वो आपके लिए अधिकतम सीमा है वो 70 से 80 शब्द की है, यानी 3-3 नंबर का रहने वाला है। इसमें अथवा में आपके लिए ऑप्शन भी रहेंगे। तो इसमें हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है, वो आपको लिखना है। यानी आता अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मधु कांकरिया को कैसे अनुभूति होती है, वो आपको लिखना है। 32वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद एक अत्यंत रोचक व्यंग्यमयी काव्य रचना है, इस कथन को उदाहरण सहित आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन विबंधों के माध्यम से व्यक्त किया है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के आधार पर भगत का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। और इसके बाद में अथवा में ऑप्शन रहेगा आपके सामने कि एक कहानी यह भी आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिचय का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित करना है। और 34वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषता आपको बतानी है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता हैं उन्होंने आपको प्रभावित किया है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके कुल 34 प्रश्न हैं। इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न यानी आधे से ज़्यादा प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।